अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम काल। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संगम काल का समय काल क्या है? 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। संगम अगर हम देखें तो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सभा होता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम अर्थात सभा। सभा इसमें इस काल में अच्छी होती थी, इसीलिए इसे संगम काल भी कहा गया है। इसका शासन काल समय काल कब से कब तक? 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक था। आगे हम देखेंगे इसके आगे 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। हम इसमें देखेंगे क्या कि 8वीं सदी में कितने संगमों का वर्णन मिलता है। संगम काल में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। संगम में संरक्षण किसका प्राप्त था? पांड्य राजाओं का। संगम प्रथम संगम जो था वह मदुरा में हुआ था। स्थल देखिए, संगम देखिए और अध्यक्ष देखिए। अध्यक्ष कौन थे, किस संगम में और कहाँ पे हुआ था, इसको हम अच्छे से देखेंगे। प्रथम संगम जो हुआ था वह हुआ था मदुरा में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगात्यार, जिसे ऋषि अगस्त भी कहते हैं। प्रथम संगम कहाँ हुआ था? मदुरा में। ऋषि अगस्त इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? द्वितीय संगम कपाटपुरम अलैवे में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे तोलकाप्पियार। देखिए अध्यक्ष जो हैं द्वितीय संगम के शुरुआत में भी ऋषि अगस्त थे, लेकिन बाद में कौन हुए? तोलकाप्पियार हुए। द्वितीय संगम के भी आपको ध्यान देना है कि शुरुआत में अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे, लेकिन बाद में तोलकाप्पियार अध्यक्ष बन जाते हैं। तृतीय संगम जो हुआ उसका स्थल था मदुरा, और इसके जो अध्यक्ष थे वे नक्कीरार थे। आगे हम देखेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास, जो कि हमारे सिलेबस में है। संगम युग के दौरान जो है, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। जब संगम युग चल रहा था उस समय 3 राजवंश थे। कौन कौन से? चेर, चोल, पांड्य, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जाती है। जो हमारे सभा में साहित्य लिखे जाते थे उन्हीं से इन लोगों के बारे में पता चला है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे तीनों राज्य, चेर, चोल, पांड्य। अब इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि इनका जो ध्वज था उसमें किस प्रकार का सिंबल बना हुआ था। तो चेर में धनुष बना हुआ था, चोल में बाघ बना हुआ था, पांड्य में मछली बना हुआ था। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। चेर में क्या बना था? धनुष। चोल में बाघ। पांड्य में क्या बना था? मछली। आपको हम मैप पर भी दिखा देते हैं। देखिए चेर राज्य यहाँ पर शासन करते थे, चोल इधर और पांड्य नीचे की तरफ। तीनों का शासनकाल किस स्थल पर हुआ है, जो कि हमने आपको मैपिंग से दिखाया। और चेर का क्या है? धनुष। चोल का ध्वज में प्रतीक क्या है? बाघ। पांड्य का क्या था? मछली। आगे हम देखेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास। संगम काल का राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले हम किस राज्य को देखेंगे? चेर राज्य। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। सबसे प्राचीन कौन सा था? चेर राज्य। और उसको जो चेर उसमें नाम दिया गया था उसका क्या अर्थ होता है? पर्वतीय देश। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। जो हमारा केरल राज्य है इस समय, उसका प्राचीन नाम क्या था? चेर था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। चेरों ने कहाँ राजधानी बनाई थी? वंजी। आपको बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके फैक्ट्स हैं हर एक राज्य के, हर एक शासन के, जैसे चेर राज्य के, चोल राज्य के, आपको पल्लव वंश, हर एक वंश यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। बस चैनल पे आप बने रहें। धनुष इनका प्रतीक था। किसका प्रतीक था? चेर राज्य का। चेर राज्य का क्या प्रतीक था? धनुष। हमने आपको बता दिया था। और इतिहास में चेर कवियों ने सेव गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, सबसे महान चेर राजा थे। कौन? सेन गुट्टवन जो थे
चेर राज्य के सबसे महान शासक थे। ये देखिए, ये चेर राज्य है और इसका सिंबल ध्वज में क्या बना हुआ है, धनुष बना हुआ है, आपको दिखाई देता है। और तीनों जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में उपस्थित हैं। आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास में चेर राज्य में और क्या क्या हुआ था। कड़गी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत लाल चेर ने की थी। लाल चेर जो थे उन्होंने ही कड़गी पूजा अर्थात पत्नी की पूजा की शुरुआत की हुई थी। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा आदिगेमान था और इसी आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए ये हैं, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अगर छोटे छोटे फैक्ट्स जानते रहेंगे तो किसी भी प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहें बस और समझते रहें। चेर वंश में कड़गी पूजा की शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने। और गन्ने की खेती की शुरुआत आदिगेमान ने किया हुआ था। आगे देखेंगे हम संगम काल का राजनीतिक इतिहास में चोल वंश के बारे में। चोल वंश जो कि दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। अगर दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बहुत ज़्यादा मान सकते हैं कि अत्यधिक प्रसिद्ध था चोल वंश। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। हम अभी इसमें जो है चोल वंश के बारे में बस डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट में एक टॉपिक है आपका, चैप्टर है चोल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलता है। कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई थी। 3 राजधानी मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई थी। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चेर का क्या था? चेर का हमने धनुष बताया था। आगे हम देखेंगे चोल के प्रमुख 2 शासक कौन कौन थे। चोल वंश के सबसे प्रमुख 2 शासक कौन थे? करिकाल और एलारा। 2 लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख शासक चोल वंश के थे। सबसे पहले हम करिकाल के बारे में जानेंगे। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था जो कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। इसने किसने? करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कराया था और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी करिकाल ने करवाया था। और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। किसने? एलारा ने। कौन था यह? चोल वंश का शासक था और इसने श्रीलंका को जीतकर इस पर 50 वर्षों तक शासन किया हुआ था। आगे हम देखेंगे चोल वंश के प्रसिद्ध 2 शासकों के बारे में हमने ये देख लिया। आगे देखेंगे पांड्य साम्राज्य। संगम काल में अभी हम थोड़ा थोड़ा जो चेर, चोल, पांड्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से इसकी जानकारी हम जब चैप्टर्स इसके आएंगे, चोल वंश शायद 5वां चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर्स आएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, इसलिए चैप्टर्स भी जल्दी जल्दी आपको पढ़ाए जाएंगे। अब हम देखेंगे पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य की प्रथम जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य वंश का साम्राज्य की जानकारी कहाँ मिलती है? मेगस्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, वहाँ से मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन किया था। जो तीनों संगम हुए हमने आपको ऊपर बताए, अभी आपको एक रिवीजन के तौर पर फिर से हम बताएंगे। पांड्य राजाओं ने तीनों संगमों का आयोजन किया हुआ था, मतलब उनको संरक्षण प्रदान किया हुआ था। पांड्य वंश जो था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है कि मातृसत्तात्मक था। पांड्य वंश क्या था? मातृसत्तात्मक था और इसकी राजधानी जो थी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। चेर का क्या था? धनुष। चोल का क्या था? बाघ। और पांड्य का क्या था? मछली। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी? नोडियोन ने। स्त्री पूजा की शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने की थी। आगे देखेंगे यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियाँ क्षीण हो गई। कब क्षीण हुई? 5वीं शताब्दी के बाद। और देखिए आपके मैप में पांड्य जो थे यहाँ पर शासन करते थे नीचे, और मछली इनके ध्वज में प्रतीक था। आगे देखेंगे हम संगम काल के प्रमुख साहित्य जो थे। तोलकाप्पियम, जो कि तोलकाप्पियर ने लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपसे पूछ सकता है। शिल्पा कादिराम,
सिलप्पादिकारम जो है वह इलांगो आदिगल ने लिखा हुआ था। अगर हम पूछे तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन थे। आपको ये तोलकाप्पियम बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम रिवीजन के तौर पे आपको एक संगम काल के फैक्ट वाइज आपके लिए कुछ एक बिंदु लाए हैं, पॉइंट वाइज लाए हैं आपके लिए। इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी, सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता था, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। कितने संगम? 3 संगम आयोजित हुए थे। तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था, ये भी हमने आपको बताया। प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में किया गया, जबकि द्वितीय जो है कपाटपुरम अलवय में आयोजित किया गया था। हमने आपको यह भी बताया। बस आप रिवीजन देख लीजिए, मात्र 2 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में किया गया, जबकि द्वितीय कपाटपुरम अलवय में आयोजित किया गया। और प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। प्रथम संगम को सर्वाधिक 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया हुआ था। प्रथम जो हमारा सर्वाधिक 89 पांड्य राजाओं ने उसको संरक्षण दिया हुआ था। द्वितीय संगम का आयोजन अलवय कपाटपुरम में हुआ था। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। हमने ऊपर आपको बताया प्रारंभ में इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि। बाद में तोलकाप्पियार हुए। द्वितीय संगम को 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था और इस संगम में रचा गया एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम है। द्वितीय संगम में रचा गया कौन सा है, तोलकाप्पियम। तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट करके बताएं। इसको हमने 5-6 बार आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप बताएं तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अब बता सकते हैं आप, कमेंट करके बताएं, देखें आपको कैसे ध्यान रहता है कि नहीं आपका। आगे देखेंगे हम, केंद्र जो है प्रथम संगम का मदुरई था। अगस्त ऋषि इसके जो थे अध्यक्ष थे। सदस्यों की संख्या इसमें थी 549। द्वितीय संगम कपाटपुरम में था, अगस्त के शुरुआत में थे और बाद में तोलकाप्पियार इसके अध्यक्ष बने और इसमें 49 सदस्य थे। और तृतीय संगम में उत्तरी मदुरई में हुआ था और अध्यक्ष इसके नक्कीरर थे और इसमें सदस्यों की संख्या 49 थी। अगर उसमें उपलब्ध ग्रंथों की बात करें तो प्रथम संगम में उपलब्ध और दूसरे में तोलकाप्पियम और तीसरे में एत्तुतौगे 8 गीत जिसमें थे, पत्तु जिसमें 10 गीत थे और परिपादल 3 इसमें ग्रंथ लिखे गए थे। आगे देखेंगे हम, तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरई में किया गया था। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। तृतीय संगम को 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। संगम काल में 5 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है। ये हैं सिलप्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंतलकेशी। ये 5 महाकाव्य मिलते हैं संगम काल के। और यहाँ पर चैप्टर आपका संगम काल समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, संगम काल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चैप्टर्स आपके जल्दी ही आएंगे। वीडियो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला चैप्टर आपको क्या आपके सिलेबस में है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।